हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com। मैं आपका इंजीनियर ए के आनंद। तो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पीछे रखा हुआ है लॉ-सेटेलियर नियम, ले चैटरली प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉ-सेटेलियर का नियम क्या कहता है? तो लॉ-सेटेलियर का नियम समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक यहाँ पे इलास्टिक है। अब ये नॉर्मल पोजिशन में है, लेकिन अगर आप इसके शेप के साथ या साइज के साथ अगर आप छेड़छाड़ करना शुरू करोगे, आप अगर इसको स्ट्रेच करके ऊपर करोगे, फिर भी यह क्या कहेगी? अपने पोजीशन में आना चाहेगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो भी ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही आना चाहेगा। यानी आप इसको स्ट्रेच करो तो स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच तो हो जाएगा, बट क्या करेगा? ये उस चीज पे प्रेशर डालेगा, आपके हाथों पे प्रेशर डालेगा और ये कोशिश करेगी कि नहीं आप इसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आओ। क्लियर है? अब कहोगे सर आप ये मुझे क्यों समझा रहे हो? क्योंकि इसका बहुत ही, इस कंसेप्ट का बहुत ही यूज है आपके लॉ-सेटेलियर नियम में। तो लॉ-सेटेलियर का नियम क्या कहता है, इस चीज को आप समझिएगा। लॉ-सेटेलियर का नियम कहता है कि कोई भी अभिक्रिया अगर साम्य अवस्था में है, कोई भी अभिक्रिया अगर साम्य अवस्था में है, तो उसके ताप, दाब या सांद्रता में, मैंने तीन बातें बोला, याद रखना, ताप, दाब या सांद्रता, इन तीनों में से किसी में भी आप परिवर्तन करने की कोशिश करते हो, छेड़छाड़ करते हो, तो यह उसका उल्टा जवाब देती है। यह उसका उल्टा जवाब देती है और अभिक्रिया उस दिशा में प्रभावित होती है जिस दिशा में इसका असर कम होगा। समझ में आ रहा है? दो पार्ट होता है अभिक्रिया में, एक उत्पाद का पार्ट होता है और पहला अभिकारक का पार्ट होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्ट। तो असर अगर रिएक्टेंट पार्ट में अधिक होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप जो परिवर्तन कर रहे हो उसका असर अगर प्रोडक्ट वाले पार्ट पे अधिक पड़ रहा है, तो वो किधर? रिएक्टेंट की तरफ क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो हम लोग एक एक करके इस चीज को समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं ताप का प्रभाव, किसको लेंगे हम यहां पर? ताप का प्रभाव। ध्यान रखिएगा, ताप का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? तो ताप का प्रभाव क्या होगा बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है और ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? रिवर्सिबल। या मान लो कि रिएक्शन हमारा A to B है। अब ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट है और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट पार्ट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट है, एक हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। अब एक चीज आपको पता होगा कि जब भी कोई रिएक्शन जब ताप के ऊपर निर्भर करती है तो ये दो प्रकार के होते हैं, या तो या एक्सोथर्मिक होगी यानी कि उष्माक्षेपी होगी, या फिर दूसरा एंडोथर्मिक होगा यानी कि उष्माशोषी होगी। क्लियर है? या तो वो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। तो हम लोग दोनों सिनारियों के लिए समझेंगे कि दोनों ही सिनारियों में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की, उष्माक्षेपी की, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, यानी कि रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्ट और साथ ही साथ इससे उष्मा भी क्या होगी? रिलीज होगी। उष्मा भी क्या होगी? वाली बात क्या है कि कोई भी अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया साम्य अवस्था में है तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा का भी फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है? अब इस साम्य अवस्था उष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर आप अभिक्रिया के ताप को बढ़ाओगे, अभिक्रिया की ताप बढ़ाने पर, अगर अभिक्रिया की ताप को बढ़ाओगे तो हमने क्या कहा कि लॉ-सेटेलियर का नियम क्या कहता है? लॉ-सेटेलियर का नियम कहेगा अभिक्रिया ताप को
कम करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। क्लियर है? आप अगर अभिक्रिया की ताप को बढ़ाओगे, अभिक्रिया ताप को क्या करना चाहेगी? कम करना चाहेगी। आप जो करोगे वो उसका उल्टा करेगी। मैंने पहले ही समझाया आपको कि लॉ तलीय का नियम ही यही कहता है कि आप जो करोगे वह उसका उल्टा क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। तो आप अभिक्रिया की ताप को बढ़ाओगे, अभिक्रिया ताप को क्या करना चाहेगी? कम करना चाहेगी। अब अगर आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि आप अभिक्रिया की ताप को बढ़ा रहे हो और अभिक्रिया ताप को कम करना चाहेगी, तो यहां पर ध्यान देना, अभिक्रिया ताप को कम कब करना चाहेगी? यानी कि जब ये जो उष्मा रिलीज हो रहा है, इस रिलीज होने वाले उष्मा में कमी आए। अब इस रिलीज होने वाले उष्मा में कमी कब आएगी? जरा ध्यान लगाओ आप, इस रिलीज होने वाले उष्मा में कमी कब आएगी? सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई थी लाइट में। तो रिलीज होने वाले उष्मा में कमी कब आएगी, इस बात को आप ध्यान दो। तो देखो, रिलीज होने वाले उष्मा में कमी कब आएगी? जब इस उष्मा को हमारा प्रोडक्ट जो है क्या कर ले? यूज कर ले। और इस उष्मा को हमारा प्रोडक्ट यूज करेगी तो क्या होगा? चूंकि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा? रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन करेगा। यानी कि यह अभिक्रिया हमारी क्या होगी? पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। यह था हमारा कंडीशन 1। कंडीशन 2 में अगर हम अभिक्रिया की ताप घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जैसे ही हम अभिक्रिया की ताप को घटाएंगे, अभिक्रिया जो है ताप को बढ़ाएगी। क्या करेगी? बढ़ाएगी। और अभिक्रिया अगर ताप को बढ़ाएगी तो यहां पर ध्यान दो, अभिक्रिया का ताप कब बढ़ेगा? जब अधिक से अधिक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अधिक से अधिक करे, और जितना अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा हीट क्या होगी? रिलीज होगी। यानी कि यहां पर यह अभिक्रिया क्या होगी? अग्र अभिक्रिया होगी। क्लियर है? तो किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर आप अभिक्रिया की ताप को बढ़ाओगे, अभिक्रिया ताप को कम करना चाहेगी, और अभिक्रिया अगर ताप को कम करेगी तो वह अभिक्रिया पश्च होगी, यानी रिवर्सिबल, बैकवर्ड की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप अभिक्रिया की ताप को घटाएंगे तो अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी, और जब अभिक्रिया ताप को बढ़ाएगी तो वह अभिक्रिया आगे की दिशा में होगी, अग्र अभिक्रिया होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ पार्ट 2 में। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी रिएक्शन क्या कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट है और वह ऊष्मा गेन करेगी और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कोई भी रिएक्टेंट होगा जो कि ऊष्मा गेन करेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस सिनेरियो में कंडीशन नंबर 1 में अभिक्रिया की ताप बढ़ाने पर, अगर हम अभिक्रिया की ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ध्यान देना, तो फिर ये उल्टा बिहेवियर करेगा। यानी कि अभिक्रिया जो है ताप घटाना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? घटाना चाहेगी। अगर यहां पे हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या करेगी? ताप घटाना चाहेगी। और अभिक्रिया ताप घटाना चाहेगी तो ताप घटेगा कैसे? इस सिनेरियो में आप कोशिश करो समझने का, बहुत ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया ताप घटाएगी कैसे? यानी कि ये जो उष्मा है ये अधिक से अधिक जब हमारा यूज हो जाए, ये उष्मा हमारा अधिक से अधिक यूज हो जाए, और जब ये उष्मा अधिक से अधिक यूज होगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से नोट करो। चलो, तो यह अभिक्रिया क्या होगी? अधिक से अधिक। जैसे ही हम इसके ताप को बढ़ाएंगे क्या होगा? अभिक्रिया घटाना चाहेगी। और अभिक्रिया घटेगी कैसे? ताप घटेगी कैसे? जब इस उष्मा का यूज अधिक से अधिक होगा, और जितना अधिक उष्मा यूज होगा उतना अधिक प्रोडक्ट का निर्माण होगा। यानी यह अभिक्रिया बाएं से कहां जाएगी? दाएं जाएगी। यानी कि यह क्या कहलाएगी? हमारी
अग्र अभिक्रिया कहलाएगी। क्या हो जाएगी? अग्र अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट विदाउट उष्मा तो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता ना, तो जितना उष्मा आप दोगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और जितना उष्मा यूज कर रहा है इट मीन्स कि क्या है, वो उष्मा को कम कर रहा है। आप उष्मा बढ़ा रहे हो, वो यूज कर रहा है, बढ़ा रहे हो, यूज कर रहा है, बढ़ा रहे हो, यूज कर रहा है, तो आप बढ़ा रहे हो और अभिक्रिया उसको घटा रहा है, और जितना ज्यादा वो घटाएगी अभिक्रिया आगे की दिशा में क्या होगा? ट्रेवल करेगा। सिनेरियो 2 यानी कंडीशन 2 की बात किया जाए, अगर हम अभिक्रिया की ताप घटाने पर, अगर हम अभिक्रिया की ताप को घटा दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? अभिक्रिया ताप बढ़ाना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? बढ़ाना चाहेगी। क्लियर है? हम अभिक्रिया की ताप को क्या करेंगे? कम करेंगे, तो ये कहेगा नहीं मैं अपनी आप ताप को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। अब इस वाले रिएक्शन में आप ध्यान दो कि अगर आप अभिक्रिया की ताप को घटा रहे हो और इस अभिक्रिया ताप को बढ़ा रही है, तो ये इसकी ताप बढ़ेगी कब? तो बढ़ेगी उस सिनेरियो में जब प्रोडक्ट जो है वो निर्माण करे किसका? रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट का निर्माण करेगा इट मीन्स वहां पर उष्मा बनेगी। क्या होगी? उष्मा बनेगी, और उष्मा उस अभिक्रिया की क्या होगी? बढ़ेगी। अब इस कंडीशन में हमारा ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा? पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया की ताप को आप बढ़ाओगे, अभिक्रिया ताप कम करना चाहेगी और वो अभिक्रिया पीछे की तरफ होगी। अगर आप अभिक्रिया की ताप को घटा रहे हो तो अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी और वह अभिक्रिया आगे की दिशा में होगी। ऊष्माशोषी में अगर आप अभिक्रिया की ताप को घटा रहे हो तो अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी, और वह जो अभिक्रिया होगी कहाँ होगी? तो अग्र दिशा में होगी। क्या होगी? आगे की तरफ होगी। और वहीं पे अगर अभिक्रिया में ताप को आप घटा रहे हो तो अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी, और जब अभिक्रिया ताप को बढ़ाएगी तो ऊष्माशोषी कंडीशन में अभिक्रिया पीछे की तरफ होगी। क्लियर है? तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, दाब का प्रभाव। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि दाब का प्रभाव क्या होगा। कोई भी अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में है और उसके दाब के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो फिर वहां पर उसका बिहेवियर क्या होगा, वो किस प्रकार बिहेव करेगी, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, कोई भी अभिक्रिया अगर साम्य अवस्था में है और उसके दाब के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, अगर उसकी दाब को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो हमारे लॉ से तलीय का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया दाब कम करना चाहेगी। क्लियर है? ये सबको पता है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, आप उसके दाब को अगर बढ़ाते हो तो वह क्या करना चाहेगी? दाब को कम करना चाहेगी। कंडीशन 1। कंडीशन 2 में अगर आप दाब को घटा रहे हो, क्या कर रहे हो? घटा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभिक्रिया जो है दाब को बढ़ाना चाहेगी। क्लियर है? बढ़ाना चाहेगी। अब अगर दाब को ये कम करना चाहेगी तो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, और दाब को अगर बढ़ाना चाहेगी तो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, इस बात को समझना है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि कोई एक एग्जाम्पल है जैसे कि N2 + 3H2, यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, हमारा क्या बनाता है? 2NH3। क्या बनाती है? 2NH3। अब यहाँ पर ध्यान देखना, N2 के कितने मोल है? 1 + H2 के कितने मोल है? 3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या है? 4। तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में अगर टोटल मोल की संख्या कहा जाए तो कितना है? 2 है। तो ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट साइड में है। अब यहां पर ध्यान देना कि इस अभिक्रिया में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, दाब को बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दाब को बढ़ाएंगे। अब किसी रूम में बहुत सारे आदमी हैं, अब उसमें अब और अधिक आदमी को आप डालोगे, ऑलरेडी 10-15 पहले से है, 5-6 और डालोगे तो क्या होगा? तो जो लोग उसमें है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वह उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहां पे भीड़ कम हो। अगर किसी जगह पे भीड़ बढ़ जाएगी
तो फिर क्या होगा, वहां से लोग हट के और उस जगह पे जाना पसंद करेंगे जहां पे भीड़ क्या हो, कम हो। तो अगर इस अभिक्रिया में हम दाब को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट साइड में हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अणुओं की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है यानी अणुओं की संख्या अधिक है। तो ये कहां जाना पसंद करेगा, अधिक से कम की तरफ। तो जब हम दाब को बढ़ाएंगे, अभिक्रिया दाब को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। और जब यह दाब को कम करना चाहेगी तो नंबर ऑफ, जहां पे मोल्स ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे और यह कहा जाएगा कम के तरफ, यानी यह अभिक्रिया आगे की दिशा में होगी। तो यह क्या कहलाएगी, हमारी अग्र अभिक्रिया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन 2, दाब को कम किया जाए। तो जब हम दाब को कम करेंगे तो अभिक्रिया दाब को बढ़ाना चाहेगी, और जब दाब को बढ़ाना चाहेगी यानी कि कम, यानी प्रोडक्ट साइड से अणु को वो कहां भेजेगा, रिएक्टेंट साइड में। और जब प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड में भेजेगा तो यानी यह अभिक्रिया हमारा पीछे की तरफ हो रहा है, यानी यह अभिक्रिया क्या होगी, हमारी पश्च अभिक्रिया होगी। क्या होगी, पश्च अभिक्रिया होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। और आप नोट कर लो कि दाब का प्रभाव हमेशा रिएक्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि रिएक्शन में किधर कितने मोल है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है। लेकिन वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल होगा, वहां पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी अभिक्रिया अगर साम्य अवस्था में है और दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर है, वहां पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लॉजिकल बात है, इसको याद रखना है। अगर यह याद नहीं रखे तो फिर यह सेकेंड पॉइंट, दाब का प्रभाव पड़ना हमारा बेकार है। क्लियर है, चलो बढ़िया है। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताना, हम फिर से उसको समझाएंगे। तो आप एक बार इसको फटाक से नोट करो, फिर हम लोग लास्ट और थर्ड नंबर पॉइंट सांद्रता का प्रभाव पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, तो मान लीजिए कि कोई एक हमारे पास रिएक्शन है A+B और यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बना रहा है हमारा C+D। अब यह हमारा क्या है, रिएक्टेंट है और यह हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। यह हमारा क्या है, रिएक्टेंट और यह हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहां पर कितने कंडीशंस फॉर्म हो सकते हैं, तो नंबर 1 कंडीशन तो ये होगा कि हम रिएक्टेंट को, यानी कि यहां पर रिएक्टेंट वाले पार्ट की, रिएक्टेंट की R की सांद्रता को क्या कर दे, हम बढ़ा दे। R की सांद्रता को हम क्या करें, बढ़ा दे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, बढ़ा दे। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी, कंडीशन नंबर 2 होगी कि R की सांद्रता घटा दे। कंडीशन नंबर 3 क्या होगा, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा दे। और कंडीशन नंबर 4 क्या होगा, तो प्रोडक्ट की सांद्रता घटा दे। यानी कि यह जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में सांद्रता का प्रभाव 4 तरीके से डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, या तो आप रिएक्टेंट की सांद्रता को क्या करो, बढ़ा दो, या फिर रिएक्टेंट की सांद्रता को क्या करो, घटा दो, या फिर आप उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दो, या फिर उत्पाद की सांद्रता को आप क्या करो, घटा दो। क्लियर है। तो लॉ-सैतलिए के नियम के अनुसार अब आप बताएंगे कि रिएक्टेंट की सांद्रता को अगर हम बढ़ा दें तो लॉ-सैतलिए का नियम क्या कहता है, लॉ-सैतलिए का नियम कहता है कि अभिक्रिया सांद्रता को क्या करेगी, कम करना चाहेगी। अभिक्रिया सांद्रता को कम करना चाहेगी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से देखो। अभिक्रिया सांद्रता को क्या करना चाहेगी,
कम करना चाहेगी। किसकी सांद्रता को? आर की सांद्रता को। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आर की सांद्रता कम करना चाहेगी। क्लियर है? अगर आप आर की सांद्रता को बढ़ाओगे, अभिक्रिया आर की सांद्रता को क्या करना चाहेगी? कम करना चाहेगी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। अब सिनेरियो नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में देखो, अगर आप आर की सांद्रता को घटा रहे हो, तो जब आप आर की सांद्रता को घटाओगे तो अभिक्रिया जो है आर की सांद्रता बढ़ाना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? बढ़ाना चाहेगी, यानी कि इंक्रीज करना चाहेगी। कंडीशन 3 में अगर आप प्रोडक्ट की सांद्रता को बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया जो है प्रोडक्ट की सांद्रता को क्या करना चाहेगी? घटाना चाहेगी, यानी कि नीचे की तरफ एरो होगा। और कंडीशन नंबर 4 में अगर आप प्रोडक्ट की सांद्रता को घटा रहे हो तो फिर अभिक्रिया क्या करेगी? अभिक्रिया प्रोडक्ट की सांद्रता को बढ़ाना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? बढ़ाना चाहेगी। क्लियर है? चारों ही कंडीशन मैंने लिख दिया। कंडीशन तो मैं इसको फिर दोबारा समझा रहा हूं, समझना। कंडीशन 4 ही हो सकता है, या तो आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दो या अभिकारक की सांद्रता को घटा दो, या फिर उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दो या उत्पाद की सांद्रता को घटा दो। तो टोटल 4 कंडीशन होंगे। अब इस चारों कंडीशन में लॉ से तलीय का नियम क्या कहता है कि अगर आप सांद्रता को बढ़ाओगे किसके? अभिकारक को, तो अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता को कम करना चाहेगी। लेकिन वहीं पे अगर इसकी सांद्रता को आप घटा रहे हो तो यहां पे ये बढ़ाना चाहेगी। उत्पाद की सांद्रता को अगर आप बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया उसको कम करना चाहेगी, और अगर उत्पाद की सांद्रता को आप घटा रहे हो तो अभिक्रिया उसको क्या करेगी? बढ़ाना चाहेगी। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया क्या करेगी? रिएक्टेंट की सांद्रता को कम करना चाहेगी। अब हमें यह बताओ कि अभिक्रिया अग्र होगा कि पश्च होगा। तो ध्यान दो कि जब इसकी सांद्रता को आप बढ़ाओगे, बाएं साइड में सांद्रता को आप बढ़ा रहे हो, तो इसकी सांद्रता को जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होगा? जब अभिक्रिया बाएं से दाएं की तरफ होगी। यानी कि पहले वाले कंडीशन में अभिक्रिया क्या होगा? अग्र अभिक्रिया। क्लियर है? बहुत इजी है, अभी आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकंड कंडीशन, आर की सांद्रता घटा दें। अगर आप इसकी सांद्रता को घटा रहे हो तो जैसे ही इसकी सांद्रता को घटाओगे, दाहिने साइड वाली सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दाहिने साइड वाली सांद्रता बढ़ जाएगी, अब यह अभिक्रिया कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। यानी यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? पश्च अभिक्रिया। क्लियर है? कंडीशन 3 में देखो, अगर हम उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दे रहे हैं तो फिर से वही बात है, उत्पाद की सांद्रता अगर बढ़ेगी मतलब अभिक्रिया दाहिने से बाएं की तरफ होगी, पीछे की दिशा में आएगी, यानी यह क्या होगी? हमारी पश्च अभिक्रिया होगी। अगर उत्पाद की सांद्रता को घटा देते हैं तो उत्पाद की सांद्रता को घटाओगे, यानी इसकी सांद्रता बढ़ेगी और इसकी सांद्रता बढ़ेगी, तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है हमारा लॉ से तलीय का नियम, कि लॉ से तलीय का नियम यही कहता है कि कोई भी अभिक्रिया अगर साम्य अवस्था में है, उनके 3 चीजों ताप, दाब या सांद्रता में आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं, वह उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आप कहोगे बढ़ाना है, वह कहेगी घटाना है। आप कहोगे घटाना है, वो कहेगी कि बढ़ाना है। और अभिक्रिया में यह ताप, दाब और सांद्रता का जो प्रभाव है वह किस साइड में पड़ेगा? तो जिस साइड में उसका प्रभाव कम होगा, हमेशा परिवर्तन उसी साइड में होगा। ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन या सांद्रता में परिवर्तन दिखेगा कहां पे? तो जिस साइड में उसका प्रभाव कम पड़ेगा उधर साइड। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे अगर आप इसकी सांद्रता को बढ़ा रहे हो, इसका परिवर्तन कहां दिख रहा है? इस साइड में दिख रहा है, यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही है। तो यही क्या था? हमारा लॉ से तलीय का नियम था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम रटाते नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं।
और केमिस्ट्री रटने का नहीं, समझने का है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो केमिस्ट्री समझ गए, वरना रटते रटते रह जाओगे, केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।